कि माना कि तुमको अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पे होगा इसका इम्तिहान कब तक। यानी 11 साल बीत चुके हैं। वो मोदी जी जो खुद को छाती ठोक ठोक करके ओबीसी का कहते थे, जितना ज्यादा नुकसान मोदी जी ने ओबीसी का किया है उतना शायद मनु ने भी नहीं किया हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून बना, हमारी यूपीए की सरकार ने बनाया, सरकारी क्षेत्र में लागू हो गया, प्राइवेट संस्था के जो लोग थे वो कोर्ट में चले गए। 2014 तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। 29 जनवरी 2014 को कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला आ गया कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया था, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उनके प्रधानमंत्री के कॉल में, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और इसको लागू किया जाना चाहिए। 29 जनवरी 2014 को लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके थे, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, नई सरकार आई और पिछले 11 साल से मोदी जी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं इस पे। और वो खुद को क्या कहते हैं? खुद को कहते हैं मैं ओबीसी का हूं। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 11 वर्ष, पिछले जब से देश आजाद हुआ 78 वर्ष में डार्केस्ट पीरियड रहा है ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक जो मनुवादी व्यवस्था जिसका जिक्र हमारे गौतम साहब ने कहा, जिक्र किया कि एक मनुवादी व्यवस्था होती थी जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं। यानी कानून बना करके वंचित रखा जाता था दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा से। अब वही चीज एक अलग तरीके से की जा रही है कि शिक्षा को महंगा कर दो और शिक्षा का निजीकरण कर दो जिसमें आरक्षण ही ना मिले। अब मेरे पास जो एक आंकड़ा सामने रखा हुआ है, वो आंकड़ा मुझको बताता है, और ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट में जिक्र है इसका, कि इस देश में इस समय 517 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जिनमें कोई आरक्षण नहीं है। इस देश में 45,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं जिनमें सिर्फ 21.5% जो कॉलेज हैं वो सरकारी हैं और 78.5% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं जिनमें आरक्षण नहीं है। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि बहुत कम संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे जो हैं, वो छात्र जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और जो हाल कर दिया है इस सरकार ने सरकारी संस्थानों का, वो सब हम जानते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ता है, जो क्वालिटी उसको एजुकेशन की मिलती है, वो आज सरकारी क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं मिल पा रही, क्योंकि अलग तरह के वहां पे संसाधन है। तो हमारे बच्चों को, जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रांत जी ने भी किया, कि 90% जो आबादी है इस देश की, उनके बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा से ये सरकार जो है लगातार महरूम करती चली आ रही है। तो वो एक, हमने बचपन में एक फिल्म भी देखी थी, उसमें गाना याद आ गया कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये ठीक नहीं। तो मोदी जी तो खुद को ओबीसी का बताते हैं ना। तो 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस का कानून वो पास कर देते हैं, सिर्फ 48 घंटे में राष्ट्रपति जी से भी साइन हो जाते हैं। और 11 वर्षों में एक संविधान में जो चीज लिखी हुई है 15(5), उसको वो लागू नहीं कर पाते। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए देश का तो दुर्भाग्य है ही, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के भाइयों का भी दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे इस समय इस देश में है। एक चीज और मैं आपके सामने, क्योंकि हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, ओबीसी में एक प्रावधान होता है क्रीमी लेयर का, और ये नियम है कि हर 3 साल में वो क्रीमी लेयर जो है वो उसका पुनर्विचार होगा कि वो तर्कसंगत है कि नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती है, तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं। तो 2017 में क्रीमी लेयर तय हुई थी 8 लाख रुपया, आज 2025 हो गई, 3 साल में, यानी 2020 में वो रिवाइज होनी थी। मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली, विदेश में जाकर के टंका बजाते रहते हैं। लेकिन जिन ओबीसी का खुद को बोलते हैं
उन ओबीसी की क्रीमी लेयर को रिवाइज करने का भाई साहब को फुर्सत नहीं मिली। एक हमारे संस्थानों में एक चीज और चल रही है, एनएफएस, यानी कि एक अपॉइंटमेंट होनी है। मान लीजिए अब हम 2 डॉक्टर बैठे हैं तो डॉक्टर की बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है और एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, 5 साल का तजुर्बा चाहिए। और हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जब जाते हैं उनमें डिग्री भी होती है, अनुभव भी होता है, लेकिन फिर भी मनुवादी मानसिकता का जो आदमी वहां बैठा है वो कह देगा एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। अब ये क्या मतलब है, क्या चीज है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई। आपकी रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस की डिग्री, वो है। आपकी रिक्वायरमेंट है 5 साल का अनुभव, वो है। फिर एनएफएस कैसे हो गया? तो ये एक नया तरीका जो नव मनुवाद जिसको कहते हैं ना, आधुनिक युग का, वो एनएफएस के थ्रू किया जा रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि ओबीसी का जो विशेष एक प्रॉब्लम है कि जो क्रीमी लेयर ओबीसी के बच्चे होते हैं वो तो क्वालिफाई करते हैं और अपने सीट्स ले पाते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं वो कई बार फुलफिल नहीं कर पाते। कहीं पे 100 सीट है मान लीजिए, और क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को इन्होंने देना एडमिशन ओबीसी में, तो 50 फुलफिल हो गई, और जो 50 हैं वो फिर जनरल कोटे में डाल दी जाती हैं। हमारा मानना यह है कि अगर नॉन क्रीमी लेयर से फुलफिल नहीं होती सीट तो जो बचती हैं तो वो क्रीमी लेयर के ओबीसी को मिलनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए सीट कुछ अनफुलफिल्ड रह जाएं तो जनरल कोटे में जाती हैं, इसी तरह ओबीसी की जो सीट है वो ओबीसी के कोटे में जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए। एक जो कास्ट सेंसस, अब राहुल जी जब कास्ट सेंसस की बात करते थे तो आपने देखा होगा, आप सबको याद है, वो तो विजुअल्स रिकॉर्ड में भी हैं कि जब राहुल जी ने ये प्रश्न उठाया लोकसभा में तो बीजेपी वाले और अनुराग ठाकुर जी लंगूर मतलब किस तरह से उछल उछल करके बात कर रहे थे, और राहुल जी को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। और ये कहा कि ये अर्बन नक्सल है, पापी हैं, ये कास्ट की बात करते हैं। लेकिन वो कास्ट सेंसस की बात बाद में मोदी जी ने जब देखा कि जनता का प्रेशर है राहुल जी की बात के साथ तो मान ली, लेकिन वो होगी कब, तारीख नहीं बजा रहे। जो कास्ट सेंसस 2021 में होनी चाहिए थी, आज 2025 चल रहा है, उसकी उन्होंने मतलब कब शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कितना टालेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। और दूसरा उसकी क्या रूपरेखा होगी। अब कास्ट सेंसस जो है वो अलग अलग तरह की होती है, उसमें रेनबो टाइप की चीज समझ लीजिए। एक तो यह कि आपने सिर्फ गिनती कर ली कि किस जाति के कितने लोग हैं, और एक आप जो उनकी सब डायमेंशंस जो होती हैं, जो सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, एजुकेशनल डायमेंशन है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉलिटिकल उनकी हिस्सेदारी क्या है, जो तेलंगाना में हुई जिसको सीप कास्ट सर्वे कहते हैं, SEEP कास्ट सर्वे। तो एक सिर्फ अगर जातियों की जनगणना कर दी जाए तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे गौतम साहब की हमने फोटो खींच ली। और जिस तरह का तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ है, अगर वो हो तो समझो इनका हमने MRI कर दिया, यानी अंदर की क्या दिक्कत है वो पकड़ ली। तो कास्ट सेंसस वो किस तरह की कराएंगे, इसका उन्होंने मोदी जी ने आज तक बात को रखा नहीं है। एक और जो है, जो तेलंगाना में हमारे जो कास्ट सेंसस के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर 42% ओबीसी के आरक्षण की बात हुई है, और लगातार हमारे जो तेलंगाना के और हम सब साथियों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था, केंद्र सरकार के पास मामला है कि उसको जो संविधान का जो 9वीं अधिसूचना होती है, 9th शेड्यूल होता है, उसमें डाला जाए ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बचा रहे। तो अपने आप को ओबीसी का, SC ST का खैर खा बताने वाले मोदी जी ने अभी तक, बिहार से भी ऐसे ही आई हुई है, और बिहार से जो मांग आई हुई है उसमें तो इनके पार्टी के लोगों ने भी शामिल हैं, बीजेपी ने भी मांग कर रखी है, लेकिन वो आज तक मोदी जी ने उसको भी लागू नहीं किया। और दुख के साथ कहना यह पड़ता है कि मंडल आयोग की 40 सिफारिशें थी, उसमें से सिर्फ 2 ही लागू हुई हैं अब तक, 38 अभी बकाया हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, मोदी जी छाती ठोक ठोक के खुद को ओबीसी का बोलते हैं, तो वो मंडल आयोग की जो बाकी 38 मांगे हैं जो बकाया हैं तो उनको वो लागू करें। बाकी तो
मैं अंत में बधाई देना चाहूँगा हमारे जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने ये कितनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है। और मेरा मानना यह है कि जैसे एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ऐसे ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा हमारे देश में चल रही है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी और लॉन्ग टर्म में हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी भाई हैं, बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।